हेलो प्रिय स्टूडेंटों, आज का जो टॉपिक है अपना समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत अपन ने इस टॉपिक को लिया है और टॉपिक का नाम है समाज या सोसाइटी। समाज शास्त्र में कुछ अवधारणाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उन अवधारणाओं को समझकर ही सोशलॉजी विषय को या समाज शास्त्र को अपन सही ढंग से समझ सकते हैं। खासकर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने रेगुलर विद्यार्थी के रूप में सोशलॉजी का शायद अध्ययन 12th में नहीं किया होगा, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे आप में से जिन्होंने शायद 12th में सोशलॉजी पढ़ी होगी। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है समाज। इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि बिना इस टॉपिक को समझे समाज की कई सारी जो मूल अवधारणाएं अपन उसको समझ नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहले सोसाइटी के बारे में जाना जाए, समाज क्या है। जनरल वे में या सामान्य रूप से अगर किसी से पूछा जाए कि समाज क्या है, तो आम बोलचाल की भाषा में या सामान्य भाषा में लोग समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह के रूप में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी से अगर आप सामान्य वे में या समाजशास्त्र के बिना विद्यार्थी से किसी से अगर पूछा जाए तो वह समाज का अर्थ बताएगा कि जैसे ब्रह्म समाज, महिला समाज, विद्यार्थी समाज। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें समाज कहा गया या लोग इसे ही समाज समझते हैं। लेकिन जब सोशलॉजी के स्टूडेंट के रूप में या अगर आप सोशलॉजी के स्टूडेंट हैं तो समाज का अर्थ यहाँ पर अलग होता है। इसी प्रकार सोशल साइंस की कई सारी फैकल्टीज़ हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। इसमें भी समाज का अर्थ अलग अलग वे में। पॉलिटिकल में अगर देखा जाएगा समाज का अर्थ तो व्यक्तियों के समूह से है। अर्थशास्त्र में अगर आप समाज का अर्थ देखेंगे तो आर्थिक प्रक्रियाओं के रूप में लिया जाएगा। लेकिन समाजशास्त्र में समाज का अर्थ सोशल रिलेशन यानी सामाजिक संबंधों पर आधारित है। यानी जहाँ पर संबंध स्थापित होंगे वहीं पर समाज की स्थापना होगी। अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक संबंध हैं क्या या सामाजिक संबंध से क्या तात्पर्य है। तो मैं यह सामाजिक संबंधों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो उसके लिए कुछ आवश्यक दशाओं का होना जरूरी है, तभी आप सामाजिक संबंधों को समझ पाएंगे या एक्सप्लेन कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, सामाजिक संबंध की पहली अनिवार्य दशा है जीवित व्यक्ति। यानी सामाजिक संबंध वहीं स्थापित होंगे जहाँ पर व्यक्ति जीवित हों। यानी जीवित व्यक्तियों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा या उनके बीच में जागरूकता होगी या चेतना होगी तो ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा। तो सामाजिक संबंध के लिए पहली आवश्यक दशा है जीवित व्यक्तियों का होना, तभी समाज में सोशल रिलेशन स्थापित हो सकते हैं। दूसरा है संपर्क और संचार। सोशल रिलेशन या सामाजिक संबंध बनाने के लिए सोशल रिलेशन का होना यानी कि संपर्क का होना और संचार का होना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्तियों के बीच में संपर्क नहीं होगा या संचार नहीं होगा तब तक सामाजिक संबंधों का निर्माण भी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, जैसे परिवार में अगर दो व्यक्तियों के बीच में संपर्क नहीं होगा या संचार की स्थिति नहीं होगी तो वहाँ पर सामाजिक संबंध स्थापित ही नहीं होंगे, और जब सामाजिक संबंध स्थापित नहीं होंगे तो उस परिवार का कोई महत्व भी नहीं, क्योंकि जब उनके बीच में आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो सोशल रिलेशन नहीं बन पाएंगे, जो कि समाज के निर्माण के लिए एक आवश्यक है। तीसरी एक महत्वपूर्ण आवश्यक दशा है सोशल रिलेशन के लिए पारस्परिक जागरूकता यानी कि अवेयरनेस। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी सामाजिक संबंधों में, तब तक जो है सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता। यानी व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है। यानी वो जो संबंध बना रहे हैं तो वो किस आधार पर बना रहे हैं।
चाहे वो परिवार में संबंध बनाना हो, चाहे जाति में बना रहे हों, चाहे समाज में बना रहे हों। जब तक संबंधों के बीच में जागरूकता नहीं होगी, उदाहरण के लिए कॉलेज भी अगर आ रहे हैं तो उसके बीच में पारस्परिक जागरूकता का होना जरूरी है, तभी संबंधों का निर्माण हो सकता है। अतः ये भी सामाजिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण आवश्यक दशा माना गया। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए सोशल इंटरेक्शन का होना बहुत जरूरी, यानी अंतःक्रिया का होना जरूरी है। जब तक व्यक्तियों के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, उदाहरण के लिए क्लास है, क्लास में भी अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं है तो सामाजिक संबंधों का निर्माण ही नहीं हो सकता। यही बात परिवार पर लागू होती है, यही बात समाज पर भी लागू होती है। अतः संबंधों के निर्माण के लिए ये 4 आवश्यक दशाओं का होना आवश्यक है, तभी समाज में सोशल रिलेशन की स्थापना होगी। सामाजिक संबंधों की इसके अलावा कुछ विशेष, ये तो थी उसकी आवश्यक दशाएं, इसके अतिरिक्त सामाजिक संबंधों के लिए कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जटिल प्रकृति। जटिल प्रकृति का मतलब है कि संबंध कई बार दिखने में सरल होते हैं, लेकिन हमेशा रिलेशन जो है, सोशल रिलेशन, उसकी प्रकृति काफ़ी जटिल होती है, उन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता। परिवार है, उदाहरण के लिए फिर परिवार का उदाहरण है। परिवार में कई बार संबंध आपको सामान्य दिखते हैं, लेकिन कई बार परिवार में व्यक्तियों के बीच में, ये परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध जटिल भी हो सकते हैं। दिखने में बाहर से वो सरल दिख रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से उनके बीच में क्या चल रहा है तो ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ये कहा गया है, सोशल रिलेशन की एक विशेषता बताई गई है कि जटिल प्रकृति है। अर्थपूर्ण, अगली विशेषता है सामाजिक संबंध की अर्थपूर्ण। जब तक संबंध अर्थपूर्ण नहीं होंगे तब तक समाज की या सामाजिक संबंधों का निर्माण ही। अतः संबंध बनाने के लिए यह व्यक्तियों के बीच में उन संबंधों का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह संबंध अर्थपूर्ण हो, तभी सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा। अनिश्चित स्वरूप संबंध, कई बार जो है सामाजिक संबंध कई बार अनिश्चित रूप से भी स्थापित होते हैं, उद्देश्यों के अनुसार होते हैं। आपका पद है, उसके अनुसार संबंध स्थापित होते हैं। कॉलेज है या किसी इंस्टीट्यूशन में अपन कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर संबंध का अर्थ अलग होगा, या उसका स्वरूप जो है अलग प्रकार का होगा। परिवार में अलग होगा, समाज में या समुदाय में जाएंगे तो वहाँ पर संबंधों का स्वरूप फिर अलग प्रकार का। तो इसलिए कहा गया कि सामाजिक संबंधों के जो स्वरूप हैं या फॉर्म्स हैं वो अनिश्चित होते हैं, यानी एक समय जो स्वरूप है वह दूसरे समय बदल भी सकता है। स्थायी और अस्थायी प्रकृति, सामाजिक संबंधों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, संबंध दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक स्थायी रहते हैं, उदाहरण के लिए परिवार, और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए स्थायी, या मित्रता है, दोस्त हैं, तो दोस्तों के बीच जो संबंध होगा वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, स्थायी रूप से रहेगा। परिवार के संबंध स्थायी रूप से रहते हैं। वहीं कहीं अपन ऑफिस में या कहीं और समाज में अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर जो अपने संबंध होंगे वो निश्चित रूप से अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए अपने बीच संबंध रहेंगे और उसके बाद वो संबंध वापस टूट जाते हैं। या कहीं अपन उदाहरण के लिए जैसे सफ़र कर रहे हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो दो व्यक्ति, तो उस सफ़र के दौरान आपके साथ किसी व्यक्ति के साथ जो संबंध बनेगा वो कुछ समय के लिए होगा और उसके बाद वो संबंध अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया है कि संबंधों के लिए स्थायी और अस्थायी संबंधों की प्रकृति होती है, उसका होना माने संबंध, सामाजिक संबंध की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि संबंध स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। उसके अलावा सामाजिक संबंधों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है सहयोगी और असहयोगी प्रकृति। हर समाज में या हर सोसाइटी में संबंध में जो है सहयोग भी पाया जाता है, यानी सहयोगी प्रवृत्ति भी होती है और असहयोग की प्रवृत्ति भी होती है। तो जब तक, इसीलिए कई समाज में ये हमेशा देखा होगा कि समाज तभी चल सकता है जब तक व्यक्तियों के बीच में सहयोग, अगर सहयोग नहीं होगा तो संबंध भी स्थायी लंबे समय तक नहीं रहेंगे या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न। और दूसरी ओर संबंधों के बीच में असहयोगी प्रकृति का होना भी जरूरी है। जब असहयोग होगा तभी दो पक्ष एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए ये सामाजिक संबंधों की कुछ विशेषताएं भी महत्वपूर्ण हैं, इनके आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। अब आता है समाज
है क्या या समाज की क्या परिभाषा है। सोशोलॉजी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, या आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष ये रहता है कि एक ही विषय या एक ही टॉपिक की परिभाषा अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा अपने अपने ढंग से या अलग अलग ढंग से दी जाती है। यहाँ परिभाषाएं समाज की कई सारी हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही या 3 परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे कि समाज है क्या। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा र्यूटर की एक है और छोटी परिभाषा है। र्यूटर का यह कहना है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। र्यूटर का यह कहना था कि समाज एक अमूर्त है। अमूर्त शब्द का यहाँ पर अर्थ है जिसको देखा ना जा सके। सोशल रिलेशन हैं, उनको अपन महसूस कर सकते हैं। इसीलिए र्यूटर ने अपनी परिभाषा में ये शब्द इस्तेमाल किया है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। यानी अपने बीच में जो संबंध है, क्लास में टीचर स्टूडेंट के बीच संबंध है, उनको केवल महसूस किया जा सकता। परिवार है तो परिवार में भी संबंधों को महसूस किया जा सकता। इसी प्रकार समाज है, पड़ोस है, उसमें आप संबंधों को महसूस कर सकते हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता। इसलिए र्यूटर ने अपनी परिभाषा में कहा कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले, यानी जो सदस्य हैं उस सोसाइटी के, उनके बीच पाए जाने संपूर्णता का बोध कराते हैं। इसी प्रकार राइट की एक परिभाषा है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, ये समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। मतलब कि समाज जहाँ व्यक्ति होंगे वहाँ समाज नहीं होगा, बल्कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच जो संबंध है उनकी एक पारस्परिक व्यवस्था को राइट ने समाज का नाम दिया है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण परिभाषाएं गिडिंग्स की हैं और बेबर वगैरह कई सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही परिभाषाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। तीसरी एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आएगी, मैकाइवर पेज। समाज में या समाज को इस परिभाषा को या समाज नाम के इस टॉपिक को जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वो मैकाइवर पेज का आता है। मैकाइवर पेज ने समाज पर ही अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उसका नाम है सोसाइटी। इसलिए स्टूडेंट्स को या आप लोगों को ये ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर कभी परीक्षा में या कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समाज पुस्तक के लेखक कौन है, और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि समाज पुस्तक या समाज किसके द्वारा लिखी गई है या समाज में किसका योगदान रहा है, तो वहाँ पर मैकाइवर पेज का नाम आपको याद रखना जरूर। और मैकाइवर पेज ने जो परिभाषा दी है उसकी इसी परिभाषा में समाज की 7 विशेषताएं छुपी। यानी मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में 7 परिभाषाओं के आधार पर ही, वो 7 विशेषताओं के आधार पर ही उसने अपनी समाज की परिभाषा दी, और वही आगे चलकर समाज की 7 महत्वपूर्ण विशेषताएं बन जाती। तो मैकाइवर पेज की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। फिर सुने, समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों और विभागों की, मानव व्यवहारों पर नियंत्रण और स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं, और ये सामाजिक संबंधों का जाल है, इसे बदला नहीं जा सकता। लास्ट में उनका ये कहना था कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल, और उसको आप बदल नहीं सकते। यानी मैकाइवर पेज ने अपनी परिभाषा में इन 7 महत्वपूर्ण चीज़ों पर बल दिया था, और वही आगे चल के इसकी विशेषताएं बनाई। उसी आधार पर समाज की इसकी व्याख्या भी उन्होंने की है। तो पहला जो उन्होंने अपनी परिभाषा में शब्द लिया था, रीतियाँ। तो रीतियों का मतलब है कि हर समाज में या हर समाज की अपनी कुछ रीतियाँ या प्रथाएं होती हैं, जिसे सामाजिक प्रतिमान भी कहा जा सकता है। और हर समाज के अपने रीति रिवाज हैं। हिंदू समाज या भारतीय समाज को अगर देखेंगे तो भारतीय समाज की अपनी एक विशेषता है,
अपनी वेशभूषा है, अपने रीति रिवाज है, खान पान के